नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल संडे स्पेशल में बात मिडिल क्लास की, मध्यम वर्ग की, बीच में अटकी हुई क्लास की, बीच में अटका हुआ आदमी। वो आसमान से गिरे खजूर में अटके, ना अमीर है ना गरीब है। और मिडिल क्लास की अब एंट्री हो गई है दिल्ली के चुनाव में। दिल्ली की लड़ाई मिडिल क्लास पर आई। अब दिलचस्प बात यह है कि मिडिल क्लास में आता कौन है, यह किसी को नहीं पता। आज तक परिभाषित ही नहीं हुआ कि किसे हम मिडिल क्लास माने। अलग अलग आंकड़े हैं। एक आंकलन है 5 से 30 लाख के बीच में जो कमा रहा है परिवार, यानी कि 2.5 लाख रुपए तक परिवार कमा रहा है तो मिडिल क्लास के दायरे में आता है। कोई कहता है 2 से 10 लाख, तो 2 लाख मतलब 20,000 रुपए आपने कमा लिए, आप मिडिल क्लास में आ गए, आप गरीब नहीं रहे। एक आंकड़ा कहता है 25,000 रुपए से ऊपर कमाने वाला तो टॉप 10% में आता है इस देश के। एक आंकलन है दिल्ली में 67% लोग मिडिल क्लास हैं। तो करदाता इस देश में देखेंगे वो सिर्फ 6 से 7% है, 8% आया है आंकड़ा बमुश्किल जो कर देते हैं। जीरो टैक्स वाले भी हैं इसमें, रिटर्न जो फाइल करते हैं। अब मिडिल क्लास की बात क्यों? फ्री की रेवड़ियों को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मिडिल क्लास तो गुलामी की मानसिकता से ग्रस्त कर दी गई है। अपराध बोध कि भाई मुफ्त में शिक्षा, मुफ्त में स्वास्थ्य दिया जा रहा है, ये क्यों चाहिए मिडिल क्लास को, कि हमें नहीं चाहिए। मिडिल क्लास छिटक रही है क्या बड़ा हिस्सा? इसलिए कह रहे हैं क्या अरविंद? या उनका यह कहना कि दोस्तों पर जो मेहरबानी होती है, 14-14 लाख करोड़ बट्टे खाते में जो डल रहे हैं। देयर आर सिक इंडस्ट्रीज इन दिस कंट्री, नो सिक इंडस्ट्रियलिस्ट। 46,000 करोड़ के कर्ज माफ हो जाते हैं खास व्यक्ति के। आज भी वो घूमता है रोल्स रॉयस और BMW और मर्सिडीज में। 400-500 करोड़ में ही निपटा दिया 47,000 करोड़ का कर्ज। अब लड़ाई यहां आ गई है। तो आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है और आपके सवाल क्या हैं इस पर? ये केजरीवाल मॉडल और एक वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी मॉडल। बीजेपी कह रही है ये तो सिर्फ लोगों को झांसा दे रहे हैं। इस पर आज चर्चा करेंगे। सवाल के साथ तैयार रहिए। मिडिल क्लास की बात बहुत कम होती है। मिडिल क्लास जिसका मैं भी हिस्सा हूं। दरअसल मैं मानता हूं कि हम लोग जो मिडिल क्लास वाले हैं ना, हम बकरा किश्तों पर हैं। सारी जिंदगी किश्तों पर कट जाती है। मकान उस पर लोन ले रखा होता है, गाड़ी पर लोन ले रखा होता है, बच्चे को हायर एजुकेशन दिलानी है उस पर लोन हो जाता है। लोन पर हमारी जिंदगी कटती है। और दूसरा जिंदगी का जो अटूट पहलू है, जो पीछा नहीं छोड़ता, वो है कर। कोई 30% कर दे रहा है, कोई 20%, कोई 10%, जितनी आमदनी है उसके हिसाब से। पर सिलसिला यही नहीं थमता है। वो हर जगह हमें हलाल किया जाता है। झटका नहीं देती सरकार, हलाल करती है धीरे धीरे। वो ओम प्रकाश चौटाला अब स्वर्गीय हो गए हैं, वो कहते थे कि बढ़िया, वो थोड़ा सा अगर मैं हरियाणवी अंदाज और लहजा इस्तेमाल करूं कि बाणिये और नींबू ने तो जितना दबाओगे उतना ही रस देगा। ये मिडिल क्लास के लिए दरअसल ज्यादा लागू होता है। और 30% जो टैक्स दे रहा है, जिस ब्रैकेट में मैं आता हूं, दरअसल मैं 58% टैक्स देता हूं। 100 रुपए कमाता हूं तो 58% सरकार ले जाती है। अब आप कहेंगे कैसे? भाई एक डायरेक्ट टैक्स है, एक इनडायरेक्ट टैक्स भी है, एक वो जीएसटी भी है। जीएसटी में आपको जानकर हैरानी होगी 1,80,000 करोड़ जो आजकल राजस्व हर महीने सरकार कमा रही है, उसमें से 64% तो गरीब तबका देता है। गरीब, मिडिल क्लास नहीं कह रहा हूं, शब्दों पर गौर कीजिएगा। तो हर जगह हमसे टैक्स ले लिया जाता है। गाड़ी का रोड टैक्स, गाड़ी खरीदेंगे रोड टैक्स देते हैं,
लेकिन फिर टोल टैक्स भी देना होगा। अरे भाई, रोड टैक्स किस लिए लिया था? फिर पेट्रोल पर एक्साइज लगातार बढ़ती रही, 16 बार एक्साइज बढ़ी है, उसके ऊपर से सेस भी लगे हुए हैं, इनमें कमी नहीं आएगी। आज इन मुद्दों ने एंट्री कर दी दिल्ली के विधानसभा चुनाव में। अब अरविंद केजरीवाल IRS ऑफिसर रह चुके हैं, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में थे, तो ये करों का खेल समझते हैं और कुछ समझाने की भी कोशिश की। अब इसमें डर भी है क्या, एक आशंका कि मिडिल क्लास का एक तबका जो उनके साथ था वो छिटक रहा है क्या, नाराज हो गया है क्या, कि बस सब्ज बाग दिखा दिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही दिखाते रहे, पल्ले हाथ कुछ आया नहीं। तो अरविंद केजरीवाल समझा रहे हैं कि देखिए, सरकार टैक्स लगाती है, उससे पैसा लेती है और फिर कैसे इस्तेमाल करे ये सरकार को तय करना है। और मैं दे रहा हूं फ्री की शिक्षा, फ्री का स्वास्थ्य, फ्री बस यात्रा, बिजली दे रहा हूं, पानी दे रहा हूं। और बीजेपी क्या कर रही है? वो अपने दोस्तों पर मेहरबानी बरसा रही है, कल्याण कर रही है। वो 14 लाख करोड़ रुपए बट्टे खाते में चले गए। बड़े बड़े उद्योगपति हैं, केजरीवाल की माने तो 300-400 लोग हैं, उन्हीं पर कृपा बरसाई जा रही है। एक खास उद्योगपति का बिना नाम लिए वो जिक्र करते हैं कि 47,000 करोड़ का कर्ज था, 400-500 करोड़ में उसे निपटा दिया गया है, यानी कि 46,500 करोड़ वो थे तो आपके मेरे पैसे जो उसे देने थे माफ हो गए। 650 करोड़, 6500 करोड़, 6,500 करोड़ का कर्ज 5,000 करोड़ उसमें से माफ कर दिए, 1,500 रुपए में निपटा दिया गया। दो दोस्तों को 50,000 करोड़ रुपए माफ कर दिए। अब अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 50,000 करोड़ में तो आप अच्छे स्कूल, बिजली, पानी, अस्पताल, फ्री इलाज, फ्री की बस सेवा वो दे सकते हैं। देते क्यों नहीं? और ऊपर से उन्होंने कहा कि नहीं, यह गुलामी की मानसिकता, एक अपराध बोध थोपा जा रहा है मिडिल क्लास पर कि अरे हम फ्री में नहीं लेंगे, फ्री में नहीं लेंगे। पैसे तो दे रहे हैं ना, पैसा तो देता ही है, उसमें राष्ट्रभक्ति है, तो सरकार भी तो कुछ वेलफेयर स्टेट कुछ देगी, स्वास्थ्य और शिक्षा का इंतजाम करेगी कि नहीं करेगी? केजरीवाल कह रहे हैं कि नहीं, ये बीजेपी ने जानबूझकर ऐसा कर दिया है। तो लोग अब कहने लगे हैं फ्री भी नहीं चाहिए, फ्री भी नहीं चाहिए, और सारा पैसा अपने दोस्तों पर उड़ा रही है। पर क्या हकीकत यह भी है कि आम आदमी कह रहा है कि भैया रोजगार दे दो, अच्छी सड़कें दे दो, फ्लाईओवर बना दो, मेट्रो का और विस्तार कर दो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर कर दो, सब कुछ फ्री में ही बांटते रहोगे, वो हमें नहीं चाहिए। अब लड़ाई यहां पर आ गई है क्या? यह अपने आप में बहुत ही दिलचस्प एक विमर्श शुरू हुआ है। और यहां पर गरीब को तो मिलना ही चाहिए क्या? यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। गरीब का उत्थान अगर नहीं करेंगी सरकारें तो कौन करेगा? उसकी जेब में अगर पैसा नहीं आएगा तो इकोनॉमी किक स्टार्ट कैसे होगी? अगर खर्च नहीं बढ़ेगा, अगर मांग नहीं बढ़ेगी, खपत बढ़ानी पड़ेगी ना। या इन मुद्दों पर हम सब गोल गोल घूम रहे हैं? इसी पर चर्चा करेंगे। पहले सुनिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा और पलटवार क्या कर रही है बीजेपी। सारे मीडिया को इन्फ्लुएंस करके एक ताना फ्रीबी 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 फ्रीबी, मिडिल क्लास को इतना गिल्टी बना दिया है। तो जानबूझ के देश के मिडिल क्लास को मानसिक रूप से गुलाम बनाया जा रहा है। जनता के अंदर एक गिल्ट फीलिंग तैयार की जा रही है, फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है। जमानत पे छूटे हुए अपराधी अरविंद केजरीवाल, रेवड़ी और विकास का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। खैरात और सशक्तिकरण का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे।
रेवड़ी और समृद्धि का फर्क तुम नहीं समझ पाओगे। तो यहां पर बीजेपी सेवा और मेवा का फर्क बता रही है, पर जितनी भी कल्याणकारी नीतियां तथाकथित जिन पर सवाल उठा रही है अरविंद केजरीवाल ने चला रखी हैं, उनको जारी रखने की भी बात की जा रही है। तो इसमें बड़ा घालमेल है। तो आज की चर्चा बड़ी रोचक होने वाली है, इसीलिए किसी भी राजनेता को मैंने न्योता नहीं दिया और मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले आज का सीधा सवाल, और सवाल बिना लार लपेट के, दिल्ली की लड़ाई मिडिल क्लास पर आई और मध्यम वर्ग बना मान से गुलाम, सरकार करे दोस्तों का कल्याण। चर्चा में मेरे साथ देश के जाने माने जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। स्टूडियो में दिबांग है मेरे साथ, विनोद अग्निहोत्री, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक, अभय दुबे, इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजर्बा भी है आदेश रावल, और सबसे तजुर्बेकार विनोद शर्मा, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो दिबांग, आप लगातार मेरे कार्यक्रम पर यह बात कह रहे हैं कि ये रेवड़ी रेवड़ी, आपको आपत्ति थी इस शब्द से कि ये रेवड़ी क्या होती है जी? टैक्स जब ले रही है सरकार, उसका आवंटन करना और उसमें जो गरीब क्लास है उसका उत्थान करना तो अपने आप में प्राथमिक जिम्मेदारी हो जाती है सरकार की। उसको अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है। पर अब बात जो मिडिल क्लास पर आ रही है, मिडिल क्लास के बारे में नॉर्मली कोई चर्चा होती ही नहीं है, टेकन फॉर ग्रांटेड होती है। आप इसे किस तरह से देखते हैं? हम टैक्स तो दे देते हैं, फिर फ्रीबी पे कहते हैं नहीं नहीं ये तो फ्री, अरे ये तो रेवड़ी होगी, मुझे नहीं चाहिए। अरे टैक्स तो मेरा ही है ना, मैंने दिया, हाँ मैं प्राउड टैक्स पेयर। वो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं, पैसा तो मुझसे ही ले रहे हो ना, तो मुझे भी तो कुछ दोगे, या मैं बहुत बड़ा दानी हूं? नहीं, आप तो कतई दानी नहीं है और मैं इसका भुगतभोगी हूँ। पर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर देखें तो ये मिडिल क्लास पे बात आनी थी। देखिए, अगर आप चुनाव जिस तरह से सेट हुआ है इस समय दिल्ली का, उस पर अगर हम बात करें, फिर बड़ी तस्वीर भी देख लेंगे, तो एक तरीके से जो बीजेपी कोशिश कर रही है कि वो झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज़ में जहां एक तरीके से बेस था आम आदमी पार्टी का, वहां अपनी प्रेजेंस बनाए। तो अब जब ऐसा वो कर रहे हैं कि हमारे घर में घुसे जा रहे हैं, तो इधर से भी एक कोशिश ये हुई है। और ये कल भी इस पर बात हो रही थी कि अब मिडिल क्लास पर बात होगी, क्योंकि मिडिल क्लास पर बात होना लग रहा था कि अब ये लाजमी है कि मिडिल क्लास पर बात हो। और उसमें अगर आप डर है, आशंका है कि मिडिल क्लास नाराज हो गई है कि कूड़े करकट की बात नहीं कर रहे, सड़कों में गड्ढे हैं और हमें फ्रीबी से टहलाने की, बहलाने की, फुसलाने की कोशिश हो रही है। ये डर भी है क्या अरविंद को? ये भी है, हाँ। ये भी है। देखिए, और ये प्रिकॉशन भी है, चुनाव है, तो आप कोई खाली खाना छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये डिफरेंस है अरविंद केजरीवाल में और राहुल गांधी में, हाँ। कि आप सारे खाने टिक करते हैं, सारी कोशिशें जो भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल बीजेपी की तरह। इसीलिए मैंने कहा था बहुत शुरुआत में कि बहुत रोचक होगा, क्योंकि दोनों तरफ जो पार्टियां हैं वो ऐसी हैं जो सारे खाने कवर करती हैं। दोनों तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो फौरन फैसले लेती हैं, एक दूसरे की रणनीति अपनाने को तैयार हैं। और तीसरी बात कि ये बहुत ही गंदा चुनाव होने वाला है, हाँ। और हम भाषा में देख रहे हैं, हाँ। हम पैंतरेबाजियों में देख रहे हैं, आरोप प्रत्यारोपों में देख रहे हैं, हत्या तक की बात हो रही है अब यहाँ पर। तो ये गंदगी है चुनाव की, और चुनाव आयोग सोता रहेगा। जो हमने पहले कहा था वो अभी भी हम देख रहे हैं, हाँ। आपने देखिए जो बात की कॉर्पोरेट्स की, जो आंकड़ा मैं अक्सर आपको बताता हूँ, आप 14 लाख पे रुक जाते हैं, आप 16 तक चले जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि 14,56,226 करोड़ रुपया, एक करोड़ रुपया जुटाना कितना मुश्किल होता है, एक आदमी से पूछिए। तो हम क्यों छोड़ दें उस आंकड़े को? बिल्कुल। और अगर इतना बड़ा आंकड़ा आप बट्टे खाते में डाल सकते हैं, तो आप किसके साथ खड़े हुए नजर आते हैं? और जो एनसीएलटी में जो गोरख धंधे चल रहे हैं, जो हेयर कट, 100 करोड़ की कंपनी दिवालिया घोषित, 4 करोड़ में उसी उद्योगपति के किसी और रिश्तेदार को दे दी जाती है, 96 करोड़ गए साफ। बिल्कुल यही हो रहा है ना? बिल्कुल यही ये सबसे बड़ा कारोबार चल रहा है ना आजकल। बिल्कुल यही हो रहा है। उसके बाद आप देखिए कि आप बिल्कुल पीछे हटते नहीं हैं। आपने क्या किया? टैक्स था, जो कॉर्पोरेट टैक्स जिसको कहा जाता है, जो अमीर लोग टैक्स भरते हैं, वो टैक्स कितना था? 40%। 2019 में क्या हुआ? आपने उसको कम कर दिया। तो आप क्या कर रहे हैं कि आप एक तरफ, अगर हम सिर्फ खालिस
मिडिल क्लास से देखें तो मिडिल क्लास को लगता है कि एक तरफ उन लोगों के पास जिनके पास कुछ नहीं है उनको भी राहत दी जा रही है, आप उसको रेवड़ी कहते हैं, मैं उसको कहता हूँ ज़रूरी मदद दी जा रही है। कॉर्पोरेट जो टैक्स देते थे 40% वो काट के कम कर दिया गया, तो कॉर्पोरेट्स को भी मदद हो गई। दूसरा, टैक्स की माफी, लगातार बट्टे खाते में पैसे जा रहे हैं। उदाहरण भी दिए कुछ केजरीवाल ने किस तरह से अपने दोस्तों की मदद की गई। मिडिल क्लास लगातार पिसता जा रहा है। केजरीवाल ने खुद अपना कैसे इंतजाम किया, अभी नया एक और आरोप लगाया। अमित शाह बीजेपी के चाणक्य हैं, मुख्य रणनीतिकार हैं। दिल्ली बीजेपी ने एक वीडियो ट्वीट किया है अभी अरविंद केजरीवाल के मकान का। अब सवाल तो इसमें यह है कि ये वीडियो आया कैसे है, ये तो अभी पीडब्ल्यूडी के कब्जे में है, पर ये मकान कितना आलीशान है ये बताने की कोशिश की जा रही है। इस वीडियो के जरिए पहले से लगातार आरोप लगा रही है बीजेपी की 4 बंगलों को तोड़कर ये मुख्यमंत्री का आवास बनाया गया, लेकिन इसके अंदर वो जो सोने के बाथरूम वगैरह थे उसका तो खैर अभी कुछ खुलासा नहीं हुआ है। और अमित शाह ने क्या कहकर घेरेबंदी की है अरविंद केजरीवाल की, वो भी सुन लीजिए। मुझे बताओ भाई, 6 करोड़ रुपए के मार्बल, डिजाइनर मार्बल आप किसी के घर में लगे हैं क्या? जोर से बोलो भाई, लगे हैं? 4 से 6 करोड़ के मोटराइज पर्दे जो रिमोट कंट्रोल से खुलते हैं आपके घर में लगे हैं क्या? 70 लाख के ऑटोमेटिक दरवाजे ताली बजाने से खुलता है, आपके घर में लगे हैं क्या? 16 स्मार्ट टीवी 64 लाख के खर्चे से 50 लाख रुपए की कालीनें बिछाई गई, 15 करोड़ का वाटर सिस्टम बिठाया गया। तो ये अरविंद केजरीवाल जो मिडिल क्लास पर लेकर आ रहे हैं लड़ाई, उसी पर पलटवार है जी। और आप देखिए कि जो मैं बात अपनी पूरी कर लूं कि आपने जो टैक्स था वो कितना किया, आपने 40 से घटाकर 15 से 25 तक कर दिया। बिल्कुल ठीक है। आपने उल्लेख किया और बिल्कुल सही उल्लेख किया पेट्रोल के बारे में, पेट्रोल के दाम के बारे में। पेट्रोल में एक्साइज ड्यूटी सरकार कितना लगाती है? 21%। 21% एक्साइज ड्यूटी आप लगाते हैं। ये आपने एक समय में 33% तक चला गया था, वो तो थोड़ा बहुत दबाव बना तो कम किया है। आपने इसकी शुरुआत कब की? आपने शुरुआत की मई 2022 में। मई 2022 से अब तक ग्लोबली यानी वैश्विक रूप पर अगर आप देखें तो क्रूड का भाव कितना कम हुआ? 40% भाव कम हुआ है क्रूड का। और आपकी जो एक्साइज ड्यूटी है अभी भी 21% की 21% बनी हुई है। क्या यह सही है? उसका लाभ किसको जा रहा है? क्यों नहीं वो मिडिल क्लास को मिलता? ये वो मुझे नहीं मालूम भी जो हमने इंपोर्ट किया तेल वो भी किसके जहाजों में आ रहा है? एक उद्योग समूह विशेष वो उसमें मलाई काट रहा है। वो तो खेल ही अलग है। हाँ, बहुत बड़ा खेल है। आप वहां से मंगाइए, यहाँ आइए, मेड इन इंडिया लिखिए, इस तरीके से मोटे तौर पे कह रहा हूं, और उसको आप यूरोप भेज दीजिए, फिर यूरोप भेज दीजिए। अरे आप कर क्या रहे हैं? तो ये खुला खेल तो हो रहा है ना। और सरकार क्या अनभिज्ञ क्या ये मिडिल क्लास जानकारी नहीं है क्या? अरे क्या ये मिडिल क्लास के लोग कर रहे हैं? मिडिल क्लास का तो कोई मुझे नहीं लगता कि क्रूड इंपोर्ट करता होगा, उसे तो भाव भी नहीं मालूम होता होगा। बहुत सारे लोग आज मैं देख रहा हूँ ट्विटर पर कितनी जागरूकता है, क्योंकि आजकल मैं ट्विटर पे बहुत इस मामले में एक्टिव हो गया हूँ। काफी देर से सोया हुआ था। कितने लोग नई नई जानकारियां पाते हैं, उनको रिपीट करते हैं कि ये एक नई जानकारी थी। 40% भाव कम हुआ क्रूड का, जबकि आपने जो एक्साइज ड्यूटी तय की थी वो जस की तस है। मैं ये पूछ रहा हूं कि इस सब के बावजूद अगर मिडिल क्लास पे लगातार स्क्वीज हो रहा है तो वो क्या दिखाई दे रहा है? नहीं, वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। 1 मिनट में अपनी बात कंप्लीट कर दूं। वो इकोनॉमी में दिखाई दे रहा है। आपकी उम्मीद क्या थी कि इस बार जीडीपी की ग्रोथ 7 से 8% होगी? 6.4% है। और अभी डर है कि और भी कम हो सकती है। आपको ये भी डर है कि कंजम्पशन इतना कम हो जाए कि हाई तौबा मचने लगे। जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं देश के, सीआईआई, ये सब क्या कह रहे हैं कि वित्त मंत्री से बजट में पहलू भी है ना। नहीं, इसमें आखिरी बात कि बजट में अब ये बात आएगी, क्या बजट में टैक्स में भारी छूट मिलेगी मिडिल क्लास को? और 1 फरवरी 5 तारीख को चुनाव होने वाले हैं, अभी तो उसकी भी तैयारियां। वही मैं कह रहा हूं। और अरविंद केजरीवाल ने ये सोच समझकर निशाना साधा है। वो तो ये भी कह रहे हैं 7 मांगे कर दी हैं
केंद्र सरकार से कि शिक्षा का बजट 2% से बढ़ाकर 10% कर दो, हेल्थ का हेल्थ का 10% कर दो और इनकम टैक्स में छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दो। ये खेल 1 फरवरी को भी देखकर किया जा रहा है कि ये वार पलटवार, यकायक मिडिल क्लास हैज बिकम द फ्लेवर ऑफ द सीजन। देखिए, अरविंद केजरीवाल को ये अंदाजा है कि 1 फरवरी को बजट में केंद्र सरकार कुछ रेवड़ियां बांट सकती है मिडिल क्लास के लिए, तो उन्होंने पहले ही जो है रेवड़ी बांटेंगी तो कर्ज 200 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का कर्ज केंद्र सरकार पर हो गया है, और ये आंतरिक कर्ज है। विदेशी कर्ज का मैं यहां जिक्र नहीं कर रहा हूं, वो 5,74,000 करोड़ 574 लाख करोड़ है वो तो आप बात सही कह रहे हैं। कर्ज तो 215 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया करके जो कर्ज है, और हर राज्य कर्ज में डूबा हुआ है, और दिल्ली भी डूब रहा है, दिल्ली भी डूब रहा है। और इस बात का देखिए, हम कर्ज लेके घी तो नहीं पी रहे, ये हम मिडिल क्लास की एक ये जो शिकायत है वो भी तो जायज है ना। नहीं, मिडिल क्लास तो जैसा कि अभी आपने अपने संबोधन में कहा, दिव्यांग ने बताया, हर तरफ से स्क्वीज्ड है। जीएसटी मतलब वो अगर वो सामान्य सी चीज भी खरीदता है, सिगरेट का पैकेट भी एक आदमी खरीदता है, उस पर भी उसको जीएसटी। सिगरेट को छोड़िए, नान भी खा रहा है, नान भी खा रहा है, ब्रेड खा रहा है, बिस्किट खा रहा है, चिप्स पे भी लग रहा है, पॉपकॉर्न पे भी लग रहा है, आटे पर, मैदे पर, कोई ऐसी चीज नहीं बची हुई है जिसपे उसको जो है जीएसटी न देना पड़ रहा हो। वो 64% तो गरीब आदमी दे रहा है जीएसटी, बीड़ी पीने वाला दे रहा है जीएसटी। तो मिडिल क्लास, और दूसरा अभी पेट्रोल का बताया, पेट्रोल डीजल सबसे ज्यादा कंज्यूम करता है मिडिल क्लास, तो निश्चित रूप से उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और बहुत सारे उसके ऊपर दूसरे वो हैं। नहीं, पर इसमें एक और चीज है, देखिए शिक्षा पर कितना टैक्स का पैसा इस्तेमाल कर रहा है दिल्ली सरकार, 24.2%। बाकी राज्यों का जो आंकड़ा है वो 14.7, काफी अच्छा है दिल्ली का हाल। स्वास्थ्य पर 13% लगाया जा रहा है, बाकी राज्यों में 6.2, पर सड़क पुल बनाने में 2.6, और बाकी राज्य 4.5% से ज्यादा, वहां आधे में आ जाते हैं। तो एक बैलेंस भी तो करना होगा। अरविंद ने मतलब सड़कें पेरिस और लंदन वाली जो बननी थी, केजरीवाल बना पाए। देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जितना काम शीला दीक्षित ने कर दिया था, अरविंद केजरीवाल की सरकार उसको भी सही ढंग से मेंटेन नहीं कर पाई, ये सच है। लेकिन सारा फोकस उनका शिक्षा और स्वास्थ्य पर है, जो सीधे आम आदमी को टच करता है, और इसीलिए 2015 और 2020 में उनको तूफानी बहुमत मिला। उनको ये लगता है कि जो चीजें सीधे अफेक्ट करती हैं, सड़क पर चलने वाला आदमी ठीक है, चला जाएगा, थोड़ा बड़बड़ाएगा, धक्का देगा, लेकिन जब आएगा वापस घर में, और जब उसके बच्चे की फीस कम होगी, जब बिजली का बिल उसको नहीं देना पड़ेगा, पानी का पैसा नहीं देना पड़ेगा, तो संतोष उसको होगा। तो वो तो केंद्र में बीजेपी की सरकार दे ही रही है, और वो दिल्ली में डबल इंजन सरकार हो जाएगी। इसीलिए मिडिल क्लास पर विमर्श लाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, वो जो मैं भी सड़कों पर जा रहा हूं, मिडिल क्लास में एक अच्छी खासी नाराजगी दिख रही है। मिडिल क्लास ने दोनों चुनाव में इनका बहुत साथ दिया। ऐसा नहीं कि मिडिल क्लास खाली बीजेपी के साथ, नहीं, वो लोकसभा में बीजेपी के साथ थी, विधानसभा में आम आदमी पार्टी के साथ दिखी। लेकिन कोर वोट मिडिल क्लास में जो एक भाजपा का समर्थक वर्ग शुरू से रहा है, हाँ, और इसीलिए अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि भाजपा का जो गढ़ है जनाधार की दृष्टि से, वो मिडिल क्लास है। तो जो मिडिल क्लास एंटी बीजेपी है, वो कैसे मेरे साथ बना रहे, और जो बीजेपी का समर्थक मिडिल क्लास है उसमें कैसे सेंधमारी की जाए, इसलिए उन्होंने पूरा फोकस मिडिल क्लास पे किया है। मिडिल क्लास मतलब क्या ये डिसाइडिंग क्लास हो जाएगी? मिडिल क्लास की हमेशा अनदेखी होती है। महिला मिडिल क्लास, विनोद शर्मा जी, मिडिल क्लास की तो हमेशा अनदेखी होती है, पर मिडिल क्लास यकायक सब उसके बारे में बड़े चिंतित हैं। अरविंद केजरीवाल की चिंता क्या ये है कि मिडिल क्लास बिल्कुल अबैंडन ना कर दे। एक तबका तो पहले से ही बीजेपी के साथ है। जो लोग विधानसभा में अरविंद के साथ आ जाते थे, वो कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं, तो पूरा गणित समझा रहे हैं कि कर कैसे लिया जाता है और किसको दिया जाना चाहिए और किसका असल में हक है, और अपराध बोध से ग्रसित ना होइए। देखिए संदीप, मिडिल क्लास जो है ना दुनिया में कहीं भी और हमारे देश में खासकर होमोजीनस नहीं है। लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है और अपर मिडिल क्लास है। एक जमाने में एक अपरली मोबाइल क्लास बोलते थे ना, वो अपरली मोबाइल क्लास भी है हिंदुस्तान में, बड़ी आर्टिकुलेट है। 2 इलेक्शन के बीच में हवा बनाती है ना, वो मिडिल क्लास बनाती है, क्योंकि जो जितने आपके पैनलिस्ट सारे बैठे हैं अभी, वो सब मिडिल क्लास है। इसमें गरीब आदमी तो नहीं बैठा हुआ। तो जो पॉइंट ऑफ व्यू एक्सप्रेस हो रहा है यहाँ पर, वो मिडिल क्लास का पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन एक यथार्थ, एक सच्चाई है कि टैक्स जो है उसमें सबसे ज्यादा मिडिल क्लास पिसता है। 30% ब्रैकेट वाले जो लोग हैं, मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग।
यानी वो 100 रुपया कमाता है तो 30% सरकार ले जाती है। और उसके एवज में क्या देती है? मेहनत करके घर बनाता है, अपनी पूंजी वहां निवेश करता है, और उसकी रजिस्ट्रेशन में भी जो पैसा ले जाती है सरकार, और उसके बाद विभिन्न प्रकार के टैक्सेस लगते हैं, और आप जब बेचते हैं तो आपको कैपिटल गेन्स टैक्स भी लग जाता है कई बार, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ मनी यू वांट। तो मैं ये समझता हूं कि जो मिडिल क्लास इस देश की है वो सबसे ज्यादा व्यथित है टैक्सेशन से, और वही जो क्लास है जिसके पास बाइक कैपेसिटी होती है, वही जो क्लास है जो कि आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रेव अप कर सकती है, आपकी मार्केट को जिंदा कर सकती है। जब उसके पास बाइक कैपेसिटी नहीं रहेगी, जब ये सोचता रहेगा वो कि भाई इतना मैं कमा रहा हूं, इतना तो टैक्स ले जाएगा। और दूसरा, जो व्यथित मिडिल क्लास वाले हैं वो ज्यादातर रिटायर्ड लोग हैं, और उनको रुझाने की जो कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहा है कि भाई उनको मैं ऐसी एक स्कीम दूं जिससे उनका कोई मेडिकल केयर का पैसा ही ना खर्च हो। अब 60-year-old सिटीजन्स, उनकी हर चीज मुफ्त होगी, इलाज की, बीमारी के इलाज की, हॉस्पिटलाइजेशन की, उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है। देखिए, मैं ये समझता हूं कि ये जो आर्टिकुलेट मिडिल क्लास है ये बीजेपी के लिए भी बड़ा कैंपेनर होती है, और उसके चलते शोर मचा देती है। ये अब शोर इतना मचा देती है बियॉन्ड इट्स ओन स्ट्रेंथ कि हम लोग इस आंकलन में फंस जाते हैं कि क्या कोई जो पार्टी हार रही है असल में वो जीत तो नहीं रही। ये जो मिडिल क्लास है ये अपनी आर्टिकुलेट बिहेवियर के चलते कई बार इतना शोर मचा देती है। पर विधानसभा में ये मिडिल क्लास, मतलब 2015 के चुनाव भी मैंने कवर किए थे विनोद, और 2020 इस बार भी मैं जा रहा हूं दिल्ली में, तो मिडिल क्लास में एक नाराजगी, एक अवर्जन इस बात को लेकर जरूर आ रही है कि भाई हर चीज फ्री में नहीं चाहिए, आप बेहतर चीजें दे दो, मुझे अच्छी सड़क दो, मुझे कूड़ा मुक्त दिल्ली दे दो, यह भी एक आवाज उठ रही है। आप अपर मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं? नहीं ना 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 ना, अपवर्डली मोबाइल क्लास की। हाँ, अपवर्डली मोबाइल हो सकती है वो। अरे भाई, हाँ देखिए, हमारे इलाके में एक ग्रोसरी स्टोर है और वो सब्जी भी बेचता है। उसकी सब्जी महंगी होती है, ग्रोसरी भी महंगी होती है, लेकिन जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसके पास जाते हैं। तो एक ऐसी क्लास है जिसके पास थोड़ी एक्सपेंडेबल इनकम है हमारे देश में, और वो जो क्लास है वो चाहती है कि चीजें अच्छी हों, उसको जिंदा रहने के लिए साधन नहीं चाहिए, उसको क्वालिटी लाइफ चाहिए। फर्क समझिए, इसलिए मैं कहता हूं कि जो मिडिल क्लास है वो होमोजीनस नहीं है। पर मिडिल क्लास का एक अट्रैक्शन जो था, जिस तबके का अट्रैक्शन अरविंद केजरीवाल को लेकर था, वो ये कि हमारे बीच से ही निकला है, वो नीली वैगनार, वो मफलर मैन वाली जो छवि थी, फिर उसमें ये शीश महल, और जो ये अभी मैंने गृह मंत्री अमित शाह का बयान भी चलवाया कि भाई इतने करोड़ के पर्दे, इतने करोड़ के ऑटोमेटिक डोर्स, वो मेल नहीं खाता है। देखो, मेरी बात सुन लो एक बार ध्यान से। अरविंद केजरीवाल जो छोटी मिडिल क्लास है उसका स्पोक्समैन था, उसकी बात करने का अंदाज भी वही था। जो बाबू है, बाबू क्लार्क है जो सरकार के दफ्तर में या प्राइवेट फर्म में, उसके घर का पंखा बंद हो जाता है, सीधा पीएम को गाली देता है वो। ये उसकी भाषा बोल रहा था वो। लेकिन आज के दिन वो सिर्फ उसकी भाषा नहीं बोल रहा, वो तीनों की भाषा बोलने की कोशिश कर रहा है। वो ये भाषा भी बोलने की कोशिश कर रहा है कि भाई ये जो बीजेपी है ये टैक्स लगाती है, ये आपका पैसा लेके जाती है, तो इसका बजट देखते हैं कैसा है। बजट पे बात कर रहा है ना, केंद्र का बजट जो आने वाला है, कि हाउ मच विल दे गिव इट टू यू इन द बजट। हाँ, ये कोई अभी यकायक जो विमर्श शुरू हुआ है, बिल्कुल ये सोची समझी एक रणनीति भी है, और इसमें जो दोस्तों का कल्याण, ये तो राहुल गांधी लगातार कहते घूम रहे थे दोस्तों की सरकार, अरविंद केजरीवाल ने चुपके से वो हथिया लिया है क्या आदेश? नहीं, दरअसल देखिए, अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से विधायक हैं,
और उनके सामने इस बार कड़ी चुनौती है। और केंद्र सरकार जो 8वां वेतन आयोग की जो घोषणा की है, मुझे लगता है उसको लेकर काफी चिंतित हैं केजरीवाल जी, क्योंकि सी और डी जो क्लास होती है गवर्नमेंट जॉब की, वो सबसे ज्यादा लोग नई दिल्ली सीट पे रहते हैं। और उनको ये अच्छे से पता है कि इस बार ये जो तबका है ये 8वें वेतन आयोग को लेके उसका साथ छोड़ सकता है अरविंद केजरीवाल का। एक तो सबसे बड़ी बात ये। दूसरा, आपकी डिबेट से बात करते हुए ना हमें स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद करना चाहिए, जिन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल में 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला था। और इस 8वें वेतन आयोग ने इस गवर्नमेंट क्लास को और खासतौर पर मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को एक उम्मीद दे दी है कि हाँ, हमें अगले 2 साल के अंदर हमारी तनख्वाह लगभग डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो अरविंद इस बात को अच्छे से समझते हैं और वो जानते हैं कि ये तबका जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज्यादा है। यहां पर भंवरलाल चौधरी, एक सेकंड आदेश, भंवरलाल चौधरी हैं बीकानेर वासी, वो पूछ रहे हैं कि मिडिल क्लास को अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है, लाठियां तक भी खानी पड़ती हैं, वहीं पूंजीपतियों का अकूत कर्ज माफ करने वाले इतना झूठ कैसे बोल लेते हैं? मैं आपको ना 2-3 उदाहरण देता हूँ। पहला उदाहरण तो ये कि जब आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात करते हो कि कैसे कैसे कितनी बड़ी संख्या में कॉर्पोरेट टैक्स माफ किए जा रहे हैं, अगर आप गांव में जाएंगे और किसान के कर्ज की बात होगी ना, कोऑपरेटिव बैंक का जो लोन होता है जिस 21,000, 25,000, 30,000 के ऊपर बैंक के कर्मचारी किसान के हाथ ऊपर करके उसको खड़ा कर देते हैं कि आप यहाँ खड़े रहिए। ये आलम होता है इसका कर्ज के ऊपर। दूसरा, अब आप देखिए कि टैक्स की लूट कैसे हो रही है, जो मैं खुद मतलब फेस कर रहा हूँ। पहले बात करते हैं कितने तरह के टैक्स चल रहे हैं। सबसे पहले आप इनकम पे टैक्स दे रहे हैं, फिर आप जीएसटी दे रहे हैं, आप गाड़ी परचेज करेंगे, आपने आरटीओ दिया, रोड टैक्स दिया, आपने सेस दिया, और अब नया टैक्स आ गया ग्रीन टैक्स, वो भी लगा दिया गया कि ग्रीन टैक्स भी देंगे आप अगर आप एनसीआर वासी हैं तो। इसके अलावा फिर आपने पेट्रोल परचेज किया, उस पर आपने फिर जीएसटी दिया। अब मैं आता हूं सबसे बड़ी लूट पे, वो है टोल टैक्स की लूट। उदाहरण देता हूं आपको। अगर आप दिल्ली से चंडीगढ़ आना चाहते हैं और आप ईस्टर्न पेरिफेरल यूज करेंगे तो 50 किलोमीटर के दायरे में 2 टोल टैक्स आएंगे जो आपसे 400 रुपए वसूल करेंगे। उसके अलावा आप जैसे ही आप मुरथल से करनाल की तरफ आएंगे 3 टोल टैक्स आएंगे, दायरा है 70 किलोमीटर, वो आपसे 230 रुपए लेंगे। यानी लगभग 120 किलोमीटर के लिए, 130 किलोमीटर के लिए आप 630 रुपए टोल टैक्स पे कर रहे हैं, वो भी एक तरफ का। तो जब नितिन गडकरी ये कहते हैं वित्त मंत्री को कि आप मेडिकल इंश्योरेंस से जीएसटी हटा दीजिए, तो उनको ये भी सोचना चाहिए कि किस हिसाब से टोल टैक्स की लूट मची हुई है। नहीं, ये बहुत दिलचस्प बात कही, पर इसमें आम आदमी जो ये मिडिल क्लास, आप और मैं, हम अपने आप को इंटरनलाइज भी कर लिया। अरे भाई जल्दी तो पहुंच जाते हैं, पहले अपने घर जाने में, अपने गांव जाने में 4 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में। तो ये कन्वीनियंस अगर हम चार्ज दे रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है? यही वो कह रहे हैं क्या कि मानसिकता, गुलामी वाली मानसिकता हो गई, अपराध बोध आ गया है क्या कि अरे मुझे फ्री में नहीं चाहिए, अरे पैसे तो मेरे ही जा रहे हैं ना, सरकार के पास बाकी कोई अलादीन का चिराग है क्या? इस टैक्स राज के दौर में भारत सरकार को या किसी भी सरकार को ये विचार करना चाहिए कि जिस टैक्स पेयर के पैसे से आप अपने सरकारें बना रहे हैं, आप उनको भी कुछ राहत दीजिए। हमें पासपोर्ट, आधार कार्ड के अलावा सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिलता, हम सिर्फ गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं। आपने कहा कि कन्वीनियंस 4 घंटे का रास्ता 2 घंटे में हो गया। अरे भाई, उसमें भी ना आप एक रीजनेबल प्राइस चार्ज करोगे ना। एनएचआई ये कहता है कि 60 किलोमीटर के दायरे में एक टोल टैक्स आएगा, लेकिन नहीं आता। 60 किलोमीटर में 3-3 टोल टैक्स लगे हुए हैं, और उस पे सरकार की बिल्कुल आंख बंद है। एक दूसरे के विभाग को लेके तो मतलब कटाक्ष करते हैं एक दूसरे के ऊपर। मेडिकल इंश्योरेंस पे जीएसटी आप ले रहे हो, टोल टैक्स नहीं, पर इसमें इस बात का मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला है। भाई आम आदमी ये भी तो कह रहा है कि मुझे मुफ्त में मत दो, मेरा टैक्स ले रहे हो तो मुझे बेहतर सड़कें दे दो, मुझे क्लीन दिल्ली दे दो, और फ्लाईओवर बना दो, अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम दे दो। तो इन बातों के ऊपर कहां चुनाव होते हैं संदीप जी? चुनाव होता है धर्म के ऊपर, चुनाव होता है जाति के ऊपर। हरियाणा के चुनाव में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी, अग्निवीर का इशू था, उस पर वोटिंग हुई क्या? नहीं हुई। दिल्ली जैसे शहर में रहने वाले लोगों को ये कहना चाहिए सबसे पहले कि जो हमें दिल्ली में साफ हवा देगा हम उसको वोट देंगे। कोई कहता है क्या? हरियाणा में ये कहना चाहिए कि जो सरकार सेक्स रेशियो को इंप्रूव करेगी हम उसको वोट देंगे। कोई मानता है क्या ये बात? नहीं, और उसी बात से ध्यान भी हटा रहे हैं क्या? एक सेकंड आदेश, अब है अरविंद केजरीवाल ध्यान भी हटा रहे हैं क्या? वो कह रहे हैं कि बीजेपी आ जाएगी दिल्ली में तो ये फ्री का इलाज बंद कर देगी, ये स्कूल बंद कर देगी। वो
जो जरूरतमंद छात्रों को केजी से पीजी की शिक्षा, अब आप कह रही है कि नहीं, इसका मतलब बाकी हम सबको मुफ्त में जो दे रहे थे वो हटा देंगे। ये 550 स्कूल राजस्थान में बंद कर दिए। और मैं दिल्ली की गरीब जनता से, मिडिल क्लास से पूछना चाहता हूं, क्या आप 25,000 रुपए का बोझ उठा पाएंगे? वो कह रहे हैं, उन्होंने एक फिगर दे दी कि 25,000 की सुविधाएं दे रहा हूं मैं आपको। देखिए, जब अरविंद केजरीवाल ने राजनीति शुरू की थी तो एक सब्सिडी तंत्र उन्होंने बनाया था। तब भारतीय जनता पार्टी ने उस सब्सिडी तंत्र का बहुत मजाक उड़ाया था। हर मंच पे कहा गया था कि ये बिल्कुल लागू ही नहीं हो सकता, इनके पास पैसे नहीं है और कैसे लागू करेंगे, क्या करेंगे, बिल्कुल। और इस तरह का माहौल बना दिया था कि ये सब्सिडी तंत्र खत्म कर देने काबिल है। तो जिन लोगों को सब्सिडी तंत्र से फायदा हुआ, दिल्ली के गरीब आदमियों को खास तौर से, जिसकी संख्या मेरे ख्याल से दिल्ली की आबादी में 33 से 35% है जो खासे गरीब हैं, तो वो उन लोगों के दिमाग में ये बात बैठ गई कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी जिसको हटा देगी। इस बार भाजपा ने अपनी चुनावी मुहिम शुरू यहां से की कि हम वो सारी मुफ्त सुविधाएं जारी रखेंगे जो अरविंद केजरीवाल ने दे रखी हैं। तो अरविंद केजरीवाल को बार बार ये कहना पड़ रहा है कि नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये पहले ही हटा देना चाहते थे, अभी फिर भी हटा देंगे। एक पहली बात तो ये है। दूसरी बात, मैं आपको एक बृहत्तर परिप्रेक्ष्य की तरफ ले जाना चाहता हूं। वो ये है कि आज तक मैंने कभी किसी चुनाव में मध्य वर्ग के लिए अलग से घोषणा पत्र जारी करते हुए नहीं देखा है। ये पहली बार है, ये एक इनोवेशन है, ये एक नवाचार है जिसमें दिल्ली की आबादी कुछ खास तरह की है। यहां पे जाति के आधार पर नहीं, वर्ग के आधार पर मतदाता मंडल बने हुए हैं मोटे तौर पर। तो दिल्ली में मध्य वर्ग को लेकर एक घोषणा पत्र जारी किया गया है। ये कामयाब होता है कि नाकामयाब होता है, इसका तो हम लोगों को बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जय सोनवणे हैं पुणे वासी, वो कह रहे हैं कि ये अरविंद केजरीवाल काफी इनके बड़े फैन लगते हैं कि जो एजेंडा सेट करते हैं वो पूरे देश में चलता है। अगले 3-4 साल में केजरीवाल का ये मिडिल क्लास वाला एजेंडा भी देश में चलेगा। मेरा कहना है कि वो चले ना चले, लेकिन हो सकता है कुछ चुनावों में मध्य वर्ग को संबोधित करने वाले घोषणा पत्र में चीजें खास तौर से शामिल की जाएं। अच्छा, तीसरा बहुत महत्वपूर्ण काम ये हो रहा है कि चुनाव में आर्थिक प्रश्न को लाया जा रहा है। जो अभी आदेश कह रहे थे और दूसरे अपने साथी कह रहे थे कि आर्थिक प्रश्न पर चुनाव नहीं होता है, आर्थिक प्रश्न पर चुनाव होना चाहिए। मेरे ख्याल से बेरोजगारी पे बिहार के चुनाव में एक जबरदस्त काम हुआ था 2022 के, जो तेजस्वी यादव ने किया था। 2020 के चुनाव में इसमें फायदा, सबसे बड़ी पार्टी बन गई थी, जिसमें फायदा भी उनको हुआ था। उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में भी उसका असर दिखाई पड़ा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आर्थिक प्रश्न को अगर चुनाव में लाया जाए, बेरोजगारी के सवाल को, और हमें देने में ये सवाल और फ्रीबी और ऐसे शब्दों का इस्तेमाल, और ये जो देखिए अगर ये रेवड़ी तंत्र है तो इसकी स्थापना नरेंद्र मोदी ने की थी। सत्ता में आते ही उन्होंने जनधन खाते खोले ताकि रेवड़ियां लोगों को सीधे सीधे उनके खाते में पहुंचाई जा सके। वहीं से सब लोगों ने सीखा और बाकी सब लोगों ने भी वो रेवड़ी तंत्र स्थापित किया। अपने अपने सबने रेवड़ी तंत्र बनाए। नहीं, इसमें तो दिबांग की जो पोजीशन है, आई टोटली एग्री विद, इसलिए मैं रेवड़ी तंत्र गरीबों का तो उस अर्थ में नहीं कह रहा हूं दिबांग, इस अर्थ में आप उसकी आलोचना करते हैं। मैं इस अर्थ में कह रहा हूं कि ये जिस देश में अर्थव्यवस्था जनता की ना आमदनी बढ़ा पा रही है, ना रोजगार दे पा रही है, वहां लोगों को सीधे सीधे हाथ में पैसा चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और जब देखिए ना कि वो बात जब कही जाती है कि साहब कितने रुपए कमा रहे हैं, मध्य वर्ग है कि 25,000 रुपए महीने कमा रहा हो मध्य वर्ग है, हमें शर्म आनी चाहिए कहते हुए। ये 25,000 रुपए कमाने वाला मध्य वर्ग है, ऊपर कमाने वाले टॉप 10% लोगों में आते हैं इस देश में। जी, मैं तो कह रहा हूं कि जो लोग महंगाई प्रूफ हैं और जो लोग बेरोजगारी प्रूफ हैं, उन लोगों की संख्या बहुत ही कम है। 5% है शायद ऐसे लोग देश में जो महंगाई प्रूफ और बेरोजगारी प्रूफ हैं, उससे भी कम है। बहुत बुरी हालत है हमारे देश की। और इस प्रकार का नैरेटिव चला जाता है कि हम तीसरी अर्थव्यवस्था, 5वीं है, हम तीसरी हो जाएंगे, और एक अमृत काल चल रहा है। पता नहीं ये अमृत काल चल रहा है कि विश्वकाल चल रहा है, कुछ नहीं पता है। इतने ट्रिलियन हो जाएगा, उतने फालतू की बातें, फालतू के आंकड़े घुमाए जाते हैं ताकि एक भ्रम पैदा हो और एक खुशनुमा डिस्कोर्स चलाया जाता है लगातार। अब ये क्या आपको लगता है ये राजनीतिक विमर्श आगे भी स्थापित होता दिख रहा है दिबांग की, भाई पैसा हमसे लिया जाता है और हम ही में बांटा जाता है, उसमें कुछ बड़े बड़े उद्योगपति सारी मलाई काट ले जाएं, आम आदमी तरसता रह जाए, ये सवाल उठते नहीं है। और काला सूट गुलाबी अखबार, जो ये जितने बिजनेस चैनल्स हैं, जितने अखबार हैं, वो कतई ये सवाल कभी नहीं उठाते। उनको दर्द होने लगता है कि किसानों को, अरे किसानों को एमएसपी दे दी तो इतने लाख करोड़ का नुकसान हो जाएगा। वो आंकड़े जहां आम आदमी की बात आए तो नुकसान की बात होने लगती है, और कितने भी कर्जे माफ हो जाएं बड़े उद्योगपति के, उसको इंसेंटिव, पीएलआई, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, उद्योगपति का ही हक है उस पर। देखिए, इसमें ये पहले जान लेना ज़रूरी है
कि आपका मिडिल क्लास बनता कितना है दिल्ली में। प्राइस जो है उसने एक परिभाषा बनाई है कि आप 6 लाख से 36 लाख वाले को मिडिल क्लास मानेंगे। 67% दिल्ली की जो आबादी है वो फिर उसमें आ जाती है। 67% यानी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। CSDS तो 71% कह रहा है। हाँ, अगर 68% है और अगर आप देश की बात करें तो 570 मिलियन 570 मिलियन जो है वो उसमें आ जाते हैं। 57 करोड़ 38%। 38% लोग अगर मिडिल क्लास में आ रहे हैं प्राइस की जिस तरह से परिभाषा है उसमें, तो जो आप सवाल कर रहे हैं उसका जवाब है उसमें कि फिर तो जरूर आने वाले दिनों पर इस पर बात होगी। और ये जो आपका जो अभी एक सवाल गया था जिसने उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल जो करते हैं वो आगे एजेंडा सेट करते हैं, वो बात अगर इन आंकड़ों के सहारे से देखी जाए तो वो बात सही बैठती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि इनकी आबादी कितनी है। अगर इस आबादी के बारे में बात हो रही है और इसकी अगर वो डार्लिंग बन जाते हैं किसी हालत से, तो वो बहुत बहुत गहरी बहुत लंबी दूरी की राजनीति हो जाएगी। हरिओम शर्मा है, शामली वासी हैं, वो कह रहे हैं, विनोद आप अपनी बात भी ये रखिएगा, आम आदमी और किसान का मुद्दा हमेशा विपक्ष वाली पार्टी उठाती है पर वही पार्टियां सत्ता में आने के बाद दोनों को भूल जाती हैं। सही कह रहे हैं वो तो बात सही है, लेकिन मैं कह रहा था जो अभय जी ने कहा और दिवांग भी कह रहे हैं 30% 35% की आबादी पूरे देश में मिडिल क्लास की है। अगर 35% मिडिल क्लास को टारगेट करके, अभी तक क्या होता था कि दलित इतने हैं, मुसलमान इतने हैं, ठाकुर इतने हैं, ब्राह्मण इतने हैं, इससे बेहतर है कि आर्थिक वर्ग को टारगेट किया जाए। अगर आर्थिक वर्ग को टारगेट नहीं, इसमें वैसे मैं एक बात यहां पर कह दूं, ये प्राइस और NCAER अलग अलग आंकड़े हैं। मैं तो ये कहता हूं देश में करदाता 8% लोग रिटर्न फाइल करते हैं। मैं मिडिल क्लास 8% से ऊपर नहीं मानता। नहीं वो देखो 8%। अब इसमें आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं, है उससे ऊपर का आंकड़ा, वो आप सही कह रहे हैं। उस 8% में वो करदाता जो है सही मायने में वही अपने आप को असल में मिडिल क्लास कह सकता है। बाकी तो 12 करोड़ का मिडिल क्लास हुआ। हाँ, उसके हिसाब से कुल मिला के 12 करोड़ 12 करोड़ का, क्योंकि फिर वो बाकी तो कर की चोरी कर रहे हैं, फिर वो मिडिल क्लास होते हुए भी कर तो दे नहीं रहे। उसमें वो वर्ग भी शामिल है जो हाई नेट है, जो मिडिल क्लास से ऊपर वो भी कर देता है, वो भी शामिल है। लेकिन मिडिल क्लास के अलावा भी है। और कर की जहां तक बात हम लोग बात कर चुके हैं, भाई जीएसटी के रूप में तो सारे टैक्स देते हैं। नहीं, पर जो आप बात कह रहे थे वो मैंने 35% मेरा कहने का मतलब है कि आर्थिक वर्ग को अगर टारगेट करके राजनीति हो इस देश में, जैसे किसानों की बात की जाए, मिडिल क्लास की बात की जाए, मजदूरों की बात की जाए, नौजवानों की बात की जाए, तो वो बहुत बेहतर होगा। कम से कम ये जो हिंदू मुस्लिम का नैरेटिव है और ये नैरेटिव है, इससे तो देश बचेगा। रामनिवास मीना है, ये पिछला सवाल रखिए, साधुवाद देना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को अगर मिडिल क्लास को। ये पिछले वाला सवाल रखिए PCR। यहां पर विनोद रामनिवास मीना है, सरदार शहर, राजस्थान वासी हैं, वो कह रहे हैं मध्यम वर्ग की चुप्पी को सरकार कमजोरी समझती है, इस वर्ग को अपनी आवाज उठानी चाहिए और आवाज उठा रही है क्या, इसीलिए समझा भी रहे हैं अरविंद केजरीवाल। देखिए, मिडिल क्लास इन्फ्लुएंस करता है दूसरे लोगों को यार। मिडिल क्लास ऑर्डिनरी क्लास नहीं है, और बड़ी अच्छी पैराडाइम शिफ्ट होगी अगर कास्ट से हम क्लास पे शिफ्ट कर रहे हैं। देखिए, कोई भी इगैलिटेरियन सोसाइटी, कोई भी फॉरवर्ड लुकिंग सोसाइटी को क्लास बेसिस पे बात करनी चाहिए, क्योंकि झगड़ा तो क्लास का है ना। अंततोगत्वा झगड़ा किस बात का है? जो कई कास्ट के चलते गरीब है वो अपने आप को बेटर फैसिलिटीज चाहता है, बेटर प्रोस्पेक्ट चाहता है, वो शुद्ध है, वो शुद्ध क्लास बेसिस पे है। हाँ, उसकी जात जो है बदकिस्मती से उस क्लास में आ जाती है जिसके पास पैसे कम है। मेरा ख्याल है कि ये जो डिबेट अगर शिफ्ट करेगी फ्रॉम कास्ट टू क्लास तो ये अच्छी डिबेट होगी। और फिर जो नेता लोग हैं वो सोचेंगे कि भैया इसकी इतनी इनकम है और इतना टैक्स हम ले रहे हैं और उसके एवरेज में कुछ दे नहीं रहे हैं, टैक्स इसलिए लेती है सरकार। तो ये बदलाव होगा कास्ट से, जाति से, क्लास, यानी कि वर्ग की तरफ आदेश जाएगी राजनीति, या ये दरअसल डैमेज कंट्रोल एक्सरसाइज भी है? ये तो अपना नुकसान कम करने का एक तरीका निकाला है, ये समझाना कि जी अरे पैसे ऐसे दिए जा रहे हैं, 25,000 रुपए आपको देता हूं, आपको ये चाहिए या दोस्तों का कल्याण चाहिए।
मुझे सबसे बड़ी हैरानी तो इस बात की होती है कि अरविंद केजरीवाल ये पहला चुनाव है कि वो हर रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हर रोज किसी तबके को टारगेट करने की कोशिश करते हैं कि देखिए आज मैं ब्राह्मणों को दे रहा हूँ, आज छात्रों को दे रहा हूँ, आज मिडिल क्लास को दे रहा हूँ। एक तो ये मुझे हैरानी होती है। कैथलवासी हैं, आपके नजदीक के ही हैं। प्रीतम चंद कह रहे हैं केजरीवाल को 11 साल बाद मिडिल क्लास की याद आई, लेकिन केजरीवाल ने अपने विधायकों की सैलरी देश में सभी राज्यों से ज्यादा बढ़ाने में देर नहीं की। मैं भी वही बोल रहा था कि उनको जो याद आई बड़ी देरी से आई है, और दिबांग कह रहे थे कि उस तबके डार्लिंग बन सकते हैं। देश ने इन्हें डार्लिंग बनाया था 2013 में। एक आंदोलन हुआ, इतने लोग बाहर निकले, समर्थन दिया और पूरा भरोसा दिखाया इनके ऊपर कि हाँ ये लड़ाई लड़ेंगे करप्शन के खिलाफ, ये लड़ाई लड़ेंगे आम आदमी की, आम लोगों की। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी अपने आप को उसी तबके में सेट कर लिया जो बाकी पार्टीज के पॉलिटिशियन हैं, और इन्होंने जितने वायदे किए थे वो सारे उल्टे हो गए। तो ये मुझे लगता है कि एक सिर्फ 5 तारीख तक का मामला है, उसके बाद शायद मिडिल क्लास और जितने भी ये वायदे हो रहे हैं कई मामला, और खास 1 फरवरी पर भी निगाहें हैं कि पहले से ही दूसरे को थोड़ा सा डिफेंसिव किया जाए। देखिए, दिल्ली का चुनाव का नतीजा क्या होता है ये एक बात है, ये हमारी समीक्षा का एक बिंदु होना चाहिए, लेकिन इस चुनाव की आहटें, इस चुनाव की आवाज़ें, इस चुनाव के संदेश बहुत दूर तक जाएंगे, हमेशा गए हैं। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल की जिन फ्रीबीज या रेवड़ी क्या क्या जिनकी आलोचना की जाती थी, सारी पार्टियां उसको अपना रही हैं कि नहीं अपना रही हैं? हाँ, और पूरे देश में ये हो रहा है, मतलब इस तरह का। तो ये तो कहना गलत है कि 5 तारीख में खत्म हो जाएगा। हाँ। मैंने नहीं कहा कि वो बन सकते हैं, मैंने ऐसा नहीं कहा जो आदेश कह रहे हैं। मैंने कहा अगर बनते हैं तो मेरे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मेरा। दूसरा मैं ये कह रहा हूँ कि मिडिल क्लास की हालत कितनी खराब है वो इस आंकड़े से लगा सकते हैं। ये आंकड़ा आप देखिए, ये आंकड़ा 2 व्हीलर्स की सेल का है। 2 व्हीलर्स अमीर आदमी तो खरीदेगा नहीं, मिडिल क्लास ही खरीदेगा। 2019 का जो आंकड़ा है प्री कोविड का आंकड़ा है, वो है 2 करोड़ 20 लाख यूनिट्स 2 व्हीलर के सेल हुए। 2024 का कोविड के बाद, 1 साल बाद कोविड के, आंकड़ा कितना है? 1 करोड़ 80 लाख, यानी 40 लाख कम। कोविड के जो पहले बिकता था आप वहां तक नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि मिडिल क्लास को इतनी चोट लगी हुई है। मिडिल क्लास परेशानी में है, और जब आप परेशानी में होते हैं तब आप नेता ढूंढते हैं। कौन वहां आएगा, किसको ये बात समझ में आएगी कि इनको वाकई में परेशानी है, कौन सिंगल माइंडेडली इनकी बात करेगा, जो बात करेगा उन्हीं की तरफ हो जाएगा। ये छोटे मोटे टोकनिज्म से बात नहीं बनने वाली। आपने जो बात कही उसमें एक और चीज जोड़ दूं दर्शकों, एक सेविंग टू जीडीपी रेशो भी होती है कि सकल घरेलू उत्पाद, सरकार देश की वक़्त कितनी है और उसमें से बचत का पुट कितना है, तो वो 32% होता था। हम भारतीयों की फितरत है, हम थोड़ा पैसा बचा कर रखते हैं, हमें डर रहता है। पर ये कोविड का क्योंकि दिबांग ने जिक्र कर दिया, उसके बाद देश का सेविंग टू जीडीपी रेशो 8% पर आ गया है। 8% जमा जोखू आम आदमी की, जिसमें मिडिल क्लास सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है, उसका खर्च हो गया है, फुर्र हो गए हैं वो पैसे। तो मिडिल क्लास है तो दिक्कत में। अब किसकी दिक्कत बढ़ाएंगे चुनाव में, ये हमें 8 तारीख को पता लग जाएगा। आज सीधा सवाल में इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।